गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था लास्ट में आपने? आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। देखिए, ये चल रहा है क्या? ऐसे ये चल रहा है। तो लिख लीजिए। अगला है सिंधु नदी। अगला पॉइंट, सिंधु नदी के पानी सिंधु नदी के पानी के ज्यादातर सिंधु नदी के पानी के ज्यादातर हिस्से का प्रयोग पंजाब और सिंध के द्वारा किया जाता है। सिंधु नदी के पानी के ज्यादातर हिस्से का प्रयोग पंजाब और सिंध के द्वारा किया जाता है, जिससे जिससे बलूचिस्तान बलूचिस्तान को बलूचिस्तान को पानी का पर्याप्त भाग नहीं मिल पाता। पर्याप्त भाग नहीं मिल पाता। अतः अतः बलूचिस्तान अतः बलूचिस्तान की आंतरिक समस्या बलूचिस्तान की आंतरिक समस्या आंतरिक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए आंतरिक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा नदी जल विवाद बार बार उठाया जाता है। पाकिस्तान के द्वारा नदी जल विवाद बार बार उठाया जाता है, और यह संदेश दिया जाता है बार बार उठाया जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी हड़प रहा है। भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी हड़प रहा है। अगला पॉइंट, लास्ट, सितंबर 2001 के बाद सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पाकिस्तान
विश्व जनमत से पाकिस्तान विश्व जनमत से अलग थलग हो रहा है। पाकिस्तान विश्व जनमत से अलग थलग हो रहा है और विश्व जनमत का आतंकवाद के मुद्दे से विश्व जनमत का आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विश्व जनमत का आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा बार बार जल विवाद उठाया जाता है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार जल विवाद उठाया जाता है। तो देखिए, ये रीज़न है कुल मिला के पानी के झगड़े का। अन्यथा पानी का झगड़ा बड़ा टेक्निकल है, बड़ा वास्तविक है। और कुल मिलाकर निष्कर्ष आप लिख लीजिए। निष्कर्ष है, जल विवाद के मुद्दे पर भारत बांग्लादेश के लिए जल विवाद के मुद्दे पर भारत बांग्लादेश के लिए एक तरफा छूट प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश के लिए एक तरफा छूट प्रदान करता है, लेकिन पाकिस्तान को यह छूट प्रदान करना संभव नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान सदैव भारत विरोधी नीति अपनाता है। पाकिस्तान सदैव भारत विरोधी नीति अपनाता है। तो ये पानी का मुद्दा है। अब सवाल है कि आतंकवाद को जरा देख लें कि आतंकवाद का मुद्दा क्या है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग है आतंकवाद। पाकिस्तान की आधिकारिक नीति के रूप में तो आप याद रखिए, यानी पाकिस्तान कहा जाता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा दुनिया में डेंजरस बहुत ज़्यादा है। और एक बात आपने सुना होगा, एक बार अपने अतीत अगर याद दिला दे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, पाटा का नाम अब बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। तो आप देखेंगे पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा काफ़ी कबायली आबादी है और वो आतंकवाद का बिल्कुल एक तरीके से हॉट बेड माना जाता है। वो पूरा एरिया ही और कारण था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रशिक्षण दिया था आतंकवादियों को अफगानिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को सेकुलर कहता है। आप बड़ा ध्यान दिला दें आपको, जब 79 का वो समय था जब सोवियत संघ का समाजवादी शासन था। एक बात दोस्तों बड़ी ध्यान से देखने की बात है,
समाजवाद का एक दुनिया के लिए बड़ा प्रभाव रहा है। समाजवाद की एक उपयोगिता, बहुत सारी उपयोगिताओं में एक उपयोगिता अगर ले, समाजवादियों ने कभी धार्मिक कट्टरता को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि समाजवादी मानते हैं कि दुनिया की समस्या मूलतः आर्थिक है, धार्मिक और धार्मिक समस्या नहीं। दुनिया की मूल समस्या आर्थिक है। इसलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में जैसे जैसे समाजवाद हाशिए पर आया, धार्मिक कट्टरवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है, सोवियत संघ समाजवाद का नेता था। अमेरिका ने धार्मिक कट्टरता को आगे बढ़ाया सोवियत संघ को पीछे करने के लिए। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी अमेरिका क्या पॉलिसी अपना रहा है। और आप कहेंगे कि जिस अमेरिका ने आतंकवादियों को, यानी अलकायदा, इन सबको तो अमेरिका ने प्रशिक्षण दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये 3 देश मुख्य थे। सऊदी अरेबिया ने खूब पैसा दिया अमेरिका ने। अब कहेंगे सऊदी अरेबिया के इसमें क्या इंटरेस्ट है? सऊदी अरेबिया अमेरिका के दोस्त थे। सऊदी अरेबिया अमेरिका का हमेशा से दोस्त रहा है। और पाकिस्तान हमेशा पश्चिमी एशियाई देशों के साथ इस्लाम के आधार पर संबंध स्थापित करता है। और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि भाई अगर तुम लोगों को परमाणु बम की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूं, बाकी तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो परमाणु बम देने के लिए तैयार रहता है पाकिस्तान। अब आप ये पूछेंगे कि आज की डेट में आपने देखा होगा, बार बार न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान पे भी आतंकवादी हमले होते हैं। तो जब हम पाकिस्तान पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई तुम तो आतंकवाद को फैलाते हो, तुम आतंकवादियों को आगे बढ़ाते हो, तो पाकिस्तान का जवाब उधर से आता है कि भाई इंडिया बिला वजह हमें बदनाम कर रहा है, हम भी तो आतंकवादियों से पीड़ित है। संयोग की बात है कि अफगानिस्तान आज बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में है। अफगानिस्तान का मामला आपको अलग से बता देंगे। अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान बाउंड्री बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि अफगानी बार बार कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरन रेखा खींची गई थी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं थी। तो अफगानी बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नई रेखा खींची जाए, जैसे पाकिस्तानी हमारे लिए मांग करते हैं। तो जब पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बना रहा था या बाउंड्री बना रहा था, तारबंदी कर रहा था, तब अफगानियों ने बार बार इस पर आपत्ति की। तो आप कहेंगे आखिर में वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, कि आतंकवादी उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? तो उसका कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। अब बताइए, जिन अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया, उन्हीं को मरवाया किसने? अमेरिका पाकिस्तान ने। इसका सीधा मतलब है जिन लोगों के साथ मिलकर हमने डकैती की, उन्हीं डाकुओं को हमने मार दिया। तो इसी बात से टीपीपी के लोग बड़े नाराज हैं। और टीपीपी के लोग पाकिस्तान कितने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीपीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो लगातार पाकिस्तान पे हमले कर रही है। उसका कहना यह है कि पाकिस्तान में ये जो मानव लिखित संविधान है हटाया जाए, कुरान शरीयत के हिसाब से शासन होना चाहिए, नंबर 1। वो कहता है पाकिस्तान का प्रत्येक संबंध अमेरिका से खत्म हो जाना चाहिए, नंबर 2। और वो कहता है कि पाकिस्तान ने अतीत में ऐसा काम किया है। तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान की इतनी आलोचना करता है कि वो कहता है कि पाकिस्तान के मुंह में 2 जीभ है, ये कहता कुछ है करता कुछ है। इसने पूरी दुनिया इस्लाम को ठग लिया और सबसे बढ़कर तो इसने अल्लाह को भी ठग लिया। ये तहरीके तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आक्रमण कर रहा है। इस समय पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि आप याद रखिए, बबूर का पेड़ बोएंगे तो उसमें आम नहीं निकलेगा। और ये बात दुनिया के लिए सच है। भले आज की दुनिया, इसलिए मेरे दोस्तों, सच में नैतिकता सबसे अच्छी बात है। देखिए कितना भी, अब यही बात लोग आईआर में कहते हैं कि हम नैतिकता नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है सब कुछ काम आप करोगे। अगर आप बिलावजह दूसरे के नुकसान के लिए ही पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हो, तो आपका भी उसी तरीके से बात बनेगी। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, पहले लोग तो उसके लिए गड्ढा तैयार रहता है। तो पाकिस्तान ने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था। अमेरिका ने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया था उसी से मरा कि नहीं? WTC हिट हो गया। तो आज के दौर में पाकिस्तान पे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो सब पाकिस्तान द्वारा पैदा किए तमाम बच्चे हैं। पाकिस्तान जितने गली मोहल्ले में घूमता गया उसमें बच्चे पैदा करता चला गया।
अब वो बच्चे जवान हो गए हैं। अब वो जवान बच्चे कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारे साथ हिसाब का बराबर ही हो रहा। इसलिए पाकिस्तान आज की डेट में, अगर आप याद रखिएगा, हर मोर्चे पर फंस गया है आर्थिक रूप में। अगर आपके पास आर्थिक संकट हो रहा है और राजनीतिक अस्थायित्व उसी के साथ है, तो आपको फिर जीवन का बाहर बाकी रास्ता मिल नहीं सकता। याद रखना बच्चों, एटीएम कमजोर है और जोश हाई है, रास्ता मिल जाएगा। इस जवान बच्चों को मैं लगातार समझाता रहता हूं, एटीएम 5 साल में भर जाएगा, बस जोश हाई रखो। एटीएम की चिंता मत करो, क्योंकि जब एटीएम आ जाएगा तब भी वही युवावस्था का तो कंस्ट्रक्टिविज्म, सकारात्मकता, ऊर्जा अलग होती है। वो जिस दिशा में लगा दो उसी दिशा में रिजल्ट आ जाएगा। अब ये मर्जी आपके किस दिशा में लगाओ। अरे किस दिशा में लगाओ, क्या इसी दिशा में तो लगाओगे? माल की बात है। इसलिए पाकिस्तान ने उधर आतंकवाद आगे बढ़ाया और उन्हीं आतंकवादियों से पाकिस्तान पीड़ित है आज की डेट में। और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि भाई आतंकवाद तो हर देश अपनाता है, श्रीलंका में आतंकवाद हो गया, भारत हमें बदनाम किया जा रहा है। ये सच है कि आतंकवाद के प्रति हमने बड़ी आक्रामक नीति अपनाई 2001 के बाद से। आज की डेट में जैसे पाकिस्तान जहां जाता है वहां कश्मीर की बात करेगा, पर्यावरण के सम्मेलन में जाएगा तभी कश्मीर का मुद्दा उठा देगा। भारत का सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी जाएगा, कौन सा एक मुद्दा नहीं भूलेगा? आतंकवाद। हमारे वही प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले स्विट्जरलैंड में गए थे। हमने कहा आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। स्विट्जरलैंड का एक मंत्री उठ खड़ा हुआ, उसने कहा लेकिन सर अभी हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं है। उनका सावधान रहो, हो सकता है। और आपको याद दिला दें, भारत की बात वजनदार क्यों होती चली गई? सितंबर 2001 के बाद दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश रहा होगा जो इसकी चपेट में ना गया हो। अब ये दुनिया के लिए इतनी बड़ी समस्या बनकर आ गई है। देखिए, दुनिया की सेनाओं का प्रशिक्षण किया गया है विदेश के सेना से मुकाबला करने के लिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए तो हमें कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया है। और आतंकवादियों के हमले के तरीके बड़े ही अनकन्वेंशनल होते हैं। भाई आर्मी जब एक देश की लड़ती है तो उसके ऊपर मानवाधिकार के तमाम मामले हैं। एक देश की आर्मी सिविलियन पे हमला नहीं कर सकती। आर्मी के लिए डूज एंड डोंट्स हैं। आतंकवादियों के लिए कोई रूल्स नहीं है, वो कहीं भी हमला कर देंगे, किसी भी तरीके का हमला कर देंगे, वो आम जनता को शिकार बना लेते हैं। तो दुनिया की सबसे प्रशिक्षित सेना भी उनके खिलाफ असहाय हो जाती है। इस वजह से आतंकवाद इंडोनेशिया में फैला, इंडोनेशिया में हमले हुए। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम एशिया बिल्कुल सतर्क हो गया, क्योंकि अब आप देखेंगे समय बदल गया। पाकिस्तान का समय खराब कैसे आया? सऊदी अरेबिया जो उसके परम मित्रों में थे, आज वो भी मानने लगे हैं कि आतंकवाद है। और जब शेख बिन जायद ने बात कह दी आतंकवाद है, हमने कहा धन्यवाद शेख साहब। पाकिस्तान ने कहा भाई तुमने ये बात कह दी आतंकवाद होता है, याद है तुमने अफगानिस्तान में क्या किया था? सऊदी अरेबिया का चुप, बेकार की बात करता है। पाकिस्तान ने कहा भाईजान ऐसे तुम डांट रहे हो मुझे, इसका कारण क्या है? सऊदी अरेबिया तंग है यमन से, याद रखिए। यमन और सऊदी अरेबिया की सीमा मिलती है और दोनों सीमा पहाड़ी है। अरे सऊदी अरेबिया देख रहा है यूएई को, बगल में यूनाइटेड अरब अमीरात, और यूनाइटेड अरब अमीरात ने कह रखा है, यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया का बिजनेस कैपिटल है। याद रखिए, जीवन के जीने का दो ही तरीका है, लठ चलाइए, जीवन को बर्बाद रखिए। इसलिए आप देखोगे, बुरा मत मानना मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश बिहार ये सब बर्बाद है। क्यों? बात बात पे लठ चल जाती है। कमाल की बात है यार। बकरी के लिए लठ चल जाएगी, बकरी जहां की तो जहां। अरे बकरी ने किसी खेत चर लिया, अरे भाई खेती ही तो थोड़ा सा खा लिया, एक पौधा क्या खा लिया, आसमान उठा लोगे उसे लठ चला दोगे। बकरी वहीं की वहीं रह गई, 2 लोग लठ से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको ये बात इसलिए जरूरी है, यूएई ने पूरी दुनिया में एक इमेज बना रखी है, जहां जहां आतंकवाद बढ़ेगा, जहां जहां हिंसा बढ़ेगी, याद रखिएगा व्यापार जैसे कोई चीज वहां नहीं हो सकती। दो रिलेशन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपने कभी ध्यान दिया है मारवाड़ क्षेत्र में ही व्यापार क्यों चलता है? रीजन है उसके कारण। अरे मारवाड़ी अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग, मारवाड़ी तो इतने सही तरीके से काम करते हैं। मारवाड़ियों का काम ही केवल बिजनेस से होता है, इसे दुनिया में आगे बढ़े जा रहा है। यूएई ने मारवाड़ियों के इसी प्रिंसिपल को अपना लिया है।
यूं मारवाड़ी किसी प्रिंसिपल को अपनाता है और यूं बाकायदा आर्थिक विकास के मार्ग में आगे बढ़ा जा रहा है। और जहां दुनिया का कैपिटल है, अगर वहां कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो आपको लगता नहीं है कि उसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी? तो यही कुछ चिंता है कि आतंकवाद ना हो। सऊदी अरेबिया परेशान है यमन से, आप देखेंगे। अदरवाइज अगर आतंकवाद होगा तो पश्चिमी एशिया इतना ज्यादा कोलाहल में फंस गया। पश्चिमी एशिया में पता नहीं कितने आतंकवादी संगठन बने, ISIS, अलकायदा, बेकायदा। आप बताओ। इसलिए आज की दुनिया में पश्चिम एशिया से भी पाकिस्तान को मिलने वाला समर्थन खत्म हो गया। अमेरिका जिसका बड़ा मित्र था उसके विरोध में आ गया। साउथ ईस्ट एशिया कुछ ही देश को पाकिस्तान जब 370 खत्म हुआ, पाकिस्तान ने दौड़ा पूरी इस्लामी देशों के साथ। पाकिस्तान यूएई के पास गया, पाकिस्तान का भाई कुछ तुम्हें पता है क्या हो गया? जायद ने कहा क्या हो गया? उधर मोहम्मद बिन जायद, इधर MBS मोहम्मद बिन सलमान, और दोनों को मोदी ने फांस रखा है। एक बात याद रखो, गुजराती आदमी समझ सकता है बिजनेस किसके साथ हो सकता है। दिल्ली में भी आपका वाहन किसी से टकरा जाए तो आदमी आगे जाके आपके वाहन में उल्टा लाके मारेगा। कैसा लगा? इतनी खुराफात की पराकाष्ठा है। गुजरात में आप चले जाइए कार लेकर, और कहीं किसी ने धक्का मार दिया, आगे उतर के देखेगा, एक बार देख के फिर कार बैठ के, यार बिजनेस का टाइम लोचा मत करो, टाइम का कुछ बोलेगा ही नहीं वो। इसलिए हमने दोनों को दोस्त बना रखा हुआ है। पाकिस्तान का हालात तो ये है बच्चों, अभी इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के लिए प्रधानमंत्री कोई प्लान ही नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने फोन किया, इमरान खान ने मोहम्मद बिन जायद को, उस सऊदी अरेबिया के प्रिंस को, सऊदी अरेबिया के प्रिंस को फोन किया कि भाईजान अपना जहाज दे दो, पैसेंजर जहाज में प्रधानमंत्री जाना ठीक नहीं लगता। पैसेंजर जहाज का मतलब जानते हैं, इसमें हम आप लोग चलते हैं। अब मान लो हम आप लोग चले, उसी बल मोदी जी बैठा, और मोदी जी क्या हाल चाल है? प्रधानमंत्री को इज्जत रहेगी यार, सिक्योरिटी खतरा होगा। पता चला जाकर प्रधानमंत्री को 2 लाफे दे दिया, उनका दे तरीकी। सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने अपना चार्टर्ड एयरक्राफ्ट भेजा इमरान खान के लिए। इमरान खान बैठकर उसमें गए, संयुक्त राष्ट्र संघ गए, और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का 55 बार नाम लिया। तुरंत भारत ने डायल किया फोन सऊदी अरेबिया के प्रिंस को। सऊदी अरेबिया के प्रिंस को भारत में तेल की रिफाइनरी लगानी है। बिजनेस ये है मेरे बच्चों। बड़ा आदमी बिजनेस की बात करता है, छोटा आदमी लंगई की बात करता है। यही तो फर्क है। हमने कहा कि प्रिंस साहब आप बताओ, हम तो आपको इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, हम आपको बाजार में तेल दे रहे हैं, और आपने हमारे दुश्मन को इसीलिए एयरक्राफ्ट दिया है कि जाके हमारे खिलाफ 55 बार बोल रहा है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा क्षमा चाहता हूं, अभी मैं से जहाज छीनता हूं। अमेरिका से प्रिंस ने जहाज वापस बुला लिया, और पाकिस्तान ने खबर दी कि जहाज में तकनीकी खराबी आने के कारण अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के जहाज से वापस नहीं आएंगे। ये तकनीक खराबी नहीं थी, ये भारत ने दबाव पैदा किया था। तो भारत ने भी दुनिया में दबाव पैदा कर रखा है। 2001 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं, दुनिया का हर देश मान रहा है। और 2008 के बाद आर्थिक मंदी आई, आज दुनिया का हर देश अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में लगा हुआ है। पश्चिम एशिया परेशान है आतंकवाद से, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया में एक ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट था न्यू ईयर के समय मैरियट होटल में। इंडोनेशिया में बाली आइलैंड पे ब्लास्ट किया गया, और जिन लोगों ने आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया था वो ध्यान से देखने की बात है, धर्म का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं होता, बात ध्यान रखने की है। आतंकवाद एक राजनीतिक समस्या है, एक पॉलिटिकल वेपन है। कई बार लोग हो जाता है कि मान लो पाकिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन आ गया, इसका धर्म से संबंध नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां इस्लामी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इंडोनेशिया है, 22 करोड़ आबादी है उसके लगभग। वहां आतंकवादी घटना ही नहीं। आप ईस्ट चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया संपन्नता के क्षेत्र हैं, और पहली बार ऐसा हो गया कि इंडोनेशिया आतंकवाद के चपेट में आ गया। बाली आइलैंड, न्यू ईयर की पार्टी, 200 विदेशी मरे, क्योंकि इस समय आप देखेंगे पूरा यूरोप पटा रहता है साउथ ईस्ट एशिया में। पर्यावरण अच्छा है, यूरोप में बड़ी ठंडी है। रसिया में तो आप समझ लो इतनी ठंडी पड़ती है इस समय कि वहां का डॉक्टर बोलता है
जाके गोवा जाओ, फुकेट जाओ, बाली जाओ, नहीं तो यहां मर जाओगे। इतनी ठंडी पड़ती है। मैं 50 साल का आदमी सरवाइव कर नहीं सकता, 20-25 साल का आदमी सरवाइव कर जाता है। 2-2 3-3 महीने धूप ही नहीं निकलती। रोज 5 फीट बर्फ, 4 फीट बर्फ। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू मारा जाता है, वैसे वहां सुबह सुबह बर्फ हटाया जाता है। इंडोनेशिया में जैसे बम ब्लास्ट हुआ, 200 विदेशी मारे गए। तुरंत हमने फोन किया, हमने कहा इंडोनेशिया, हमें पता है इसके पीछे कौन है। मैंने कहा आपको किसे पता है इसके पीछे कौन है? अरे हमने कहा हमारा चिंटू है, इसका यही काम है। इसके बाद इंडोनेशिया ने ऐसा कमर कसा, उसके बाद इंडोनेशिया में दोबारा कोई घटना हो नहीं पाई। इसलिए कहने का सीधा मतलब है, पाकिस्तान अब आतंकवाद के मुद्दे पर रत्ती भर भी कहीं सपोर्ट नहीं ले सकता। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और आज आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बार बार उठाया है। यद्यपि मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में हितों के टकराव होते हैं। और दुनिया की समस्या क्या है, एक देश का आतंकवादी दूसरे का स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। तो जो हमारे लिए आतंकवादी है वो किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है। इसी बात समस्या आती है, समस्या इसी बात से आती है। इसलिए आज की डेट में आतंकवाद विरोधी नीति, अभी आपने देखा होगा ब्रिक्स में, एससीओ में इंडिया जहां जाता है इस बात को आगे करता है। जब हम G20 में जाते हैं तभी आतंकवाद उठा देते हैं। लोग कहते हैं यार ये फाइनेंस वाली बात करो, आतंकवाद की बात क्यों करते हो? हमने कहा फाइनेंस का आतंकवाद से संबंध है। लोगों को कैसे? हमने कहा जहां आतंकवाद होगा वहां बिजनेस होगा। उनका हाँ राइट राइट, गुड पॉइंट। भाई सीधी सी बात है। और याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में यार कितनी बार दुर्भाग्य है दोस्तों, हम ऐसे पड़ोस में फंसे हुए हैं जहां सब फटेले वाली कंडीशन में है। अब बताइए, कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं बताऊंगा, लिख लो नहीं आगे आगे लिख लो, क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट, भारत के अनुसार भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता देता है। तकनीक और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध जो लुक छिप कर होता है, छद्म युद्ध में शामिल है। आप याद रखिए, कई कई बार प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जो सीधा सामने ना आए। जैसे कई बार ऐसा होता था कि यूनिवर्सिटी वगैरह में, एक बार तो ऐसा हम लोगों ने किया था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे, जैसे कुछ टीचर आते थे तो वो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे, तो वहां अटेंडेंस, अब जो टीचर ऐसे अटेंडेंस ले रहे हैं सर नीचे करके, रोल नंबर 1 यस सर, तो पता चला क्लास में बैठे हुए 50 बच्चे और अटेंडेंस होने के बाद बचे 10 बच्चे। और अगर 10 भी होते थे, कहते रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर। एक ही आदमी 3 का अटेंडेंस बोल रहा है, क्या है? प्रॉक्सी, किसी और के नाम पर काम करना, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का सीधा मतलब होता है किसी दूसरे के लुक छिप के काम करना, छद्म वेश में काम करना, बदल कर काम करना।
तो पाकिस्तान क्या इन्वॉल्व है? प्रॉक्सी वॉर में। तो आप कहेंगे सीधे वॉर में इन्वॉल्व क्यों नहीं है? सीधा वार ज्यादा भयंकर होता है, सीधे वार में खतरे ज्यादा होते हैं, हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फॉरेन पॉलिसी में क्या है? सब क्षेत्रीय विदेशी नीति क्या है? आप अपने पर्पस को भी पालो और कॉस्ट भी ना लगे। इसे प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है पाकिस्तान। और ये अगला पॉइंट, भारत का यह दावा है भारत का यह दावा है कि जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद लश्कर ए तोयबा जैसे संगठनों को पाकिस्तान प्रशिक्षण देता है। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे संगठनों को पाकिस्तान प्रशिक्षण देता है, जिसका मुंबई आतंकी हमले में प्रमाण भी प्राप्त हो चुका है। जिसका मुंबई आतंकी हमले में प्रमाण भी प्राप्त हो चुका है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान की यह कार्यवाही केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है। पाकिस्तान की यह कार्यवाही केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है, अपितु अरे कल जिसने छुट्टी करवाया था वो आज आई नहीं है। ओह माय गॉड। अब मुझे समझ में आया घुटन क्यों हो रही थी। क्या लिखा आपने? चुनौती नहीं है, अपितु यह समूचे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा है। समूचे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समूचे विश्व से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समूचे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव संख्या 1267 1373 2593 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव संख्या 1267 1373 और 2593 पारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 1267 1373 और 2593 पारित किया गया है। अगले पैराग्राफ से, इसके अनुसार क्या एसी बंद करवाना है? इसके अनुसार
इसके अनुसार उन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा इसके अनुसार उन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा जिनके संबंध अल कायदा के साथ है। उन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा जिनके संबंध अल कायदा के साथ है। ब्रैकेट में 1267। ब्रैकेट में 1267। अगला पॉइंट, किसी भी आतंकवादी संगठन को कोई भी राज्य किसी भी आतंकवादी संगठन को कोई भी राज्य किसी प्रकार की तकनीकी और आर्थिक सहायता नहीं देगा। कोई भी राज्य तकनीकी और आर्थिक सहायता नहीं देगा। ब्रैकेट में 1373। किसी प्रकार की तकनीक और आर्थिक सहायता नहीं देगा। इसी प्रस्ताव के द्वारा सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का गठन किया गया। एंटी या काउंटर टेरर कमेटी, आतंकवादी विरोधी समिति का गठन किया गया। आप याद रखिए, ये सवाल इस बार मेंस का था आईएएस एग्जाम में कि एंटी काउंटर या काउंटर टेरर कमेटी, ये सुरक्षा परिषद की कमेटी है जिसका गठन 1373 प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या है? अब आप याद रखिएगा, इसमें आपको विश्लेषण के मुद्दे आपको आने चाहिए। और विश्लेषण का मुद्दा क्या है? अगला पॉइंट लिख लीजिए। अब इस बात स्पष्ट है, यानी जरा सोच के देखिए पाकिस्तान का मामला क्यों बड़ा गंभीर है दुनिया में, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। बहुत बड़ी बात है ये भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के लिए है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल काम क्या है? दुनिया में शांति की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, यानी केवल दुनिया राज्यों से नहीं चलेगी बल्कि कुछ नियम कानून दुनिया के होने चाहिए, इसका प्रावधान करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई प्रस्ताव पारित किया, राज्य विशेष के लिए है, दुनिया के लिए है, इसका मतलब अगर पाकिस्तान उन प्रस्तावों को भी नहीं मानता तो भारत के लिए सुरक्षा खतरा पैदा नहीं कर रहा है। पूरी सुरक्षा खतरा किसके लिए हो रहा है? अमेरिका उसका एक एग्जाम्पल था। इसलिए भारत बार बार ये बात कहता रहता है कि आतंकवाद एक वैश्विक सुरक्षा खतरा है और पाकिस्तान या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों को नहीं मानता। 1373 बाकायदा प्रस्ताव है, यानी किसी भी आतंकवादी संगठन को कोई भी राज्य किसी प्रकार की तकनीक और आर्थिक सहायता नहीं देगा। अब आतंकवादियों को फंडिंग करना, लेकिन अब समस्या क्या है? आतंकवादी पर नाम बदल लेते हैं, आतंकवादी पर नाम बदल लेंगे और आतंकवादियों को टेरर फंडिंग करना, इसका मतलब सीधे आप दूसरे देश को प्रॉक्सी वार में झोंक रहे हैं। आप दूसरे देश के साथ वार कर रहे हैं, बस ये आमने सामने आप नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक कंडीशन है। और जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो प्रयास यही तो था कि पाकिस्तान इंडिया के बिजनेस कैपिटल को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। और आपको हम याद दिला दें, भारत में आप देखेंगे धर्म की राजनीति बढ़ती जा रही है, तो बड़ी चिंता का विषय है। इसमें पाकिस्तान का बड़ा एक्टिव रोल होता है फेसबुक के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है, तो ऐसी अफवाह फैला दी जाएगी, पता चला ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाएगा जो समाज में बहुत बड़ी दरार पैदा कर देगा। तो दोनों तरफ से चल जाता है वो। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान अगर एक रहेगा तो उसकी इस्लामी राष्ट्रवाद की धारणा कभी कारगर नहीं होगी। आप याद रखिएगा,
पाकिस्तान की पूरी थियरी ये है कि अगर मुस्लिम भी इंडिया में रह रहे हैं, इसका मतलब है फिर उसकी इस्लामी इस्लामी राष्ट्रवाद की धारणा तो पूरी हुई ही नहीं। तो वो हमेशा डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता रहता है। अब सवाल ये है, लेकिन अब सवाल यही है कि भाई ठीक है, अगर आतंकवाद वैश्विक समस्या है तो यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अगर आतंकवाद वैश्विक समस्या है तो मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट बन गया है और पाकिस्तान में ही रहता है। ये कितना खराब टैग है किसी भी देश के लिए। उस भाई पाकिस्तान ये कह सकता है कि नहीं नहीं, भारत बहुत बदनाम कर रहा है, भारत ने बदनाम कर दिया पाकिस्तान को। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे वो व्यक्ति जो बहुत आतंकवाद के लिए कुख्यात था, नोटोरियस था, वो ऐसी जगह रह रहा था जहां पाकिस्तान के आर्मी का हेडक्वार्टर है, एबटाबाद। इतने सेफ जोन में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? भाई कसाब पकड़ा गया, वहां सबूत मिला। ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वहां सबूत मिला। और आज तो हाल ये है, दुनिया में कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक पाकिस्तान से निकल आता है। और देखिए, ये बात इतनी ही नहीं है, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि म्यांमार तक में पाकिस्तान के लोग जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए। मालदीव, म्यांमार। आपने देखा टाइगर जिंदा है, मूवी देखी होगी आपने। हमारी इंडियन इंडियन बहुत बड़ी संख्या में वेस्ट एशिया में रहते हैं। तो आईएसआई की हमेशा कोशिश होती है कि इंडियन को ट्रैप किया जाए, इंडियन को ट्रैप करके वहां पे उनको भी आतंकवाद के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, तैयार किया जाए। तो अब जरा सोच के देखिए, कोई राष्ट्र अगर इतना तैयारी कर रहा है तो जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है उसे पास होगा, बाकी क्षेत्र में फेल होगा। तो पाकिस्तान तैयारी किस पे कर रहा है? लेकिन यही बात अगर चाइना से पूछेंगे आप, अब यहीं पे देखिए, वैश्विक सरोकार राष्ट्रीय हितों में टकराव आ जाता है। ये सब ध्यान सुनने की है। वैश्विक भाई, आतंकवाद एक वैश्विक सरोकार है। और यही दुनिया की समस्या है कि पर्यावरण के लिए सम्मेलन तो होगा, लेकिन सब अपने अपने हित को साधते रहते हैं। आतंकवाद के लिए सम्मेलन होगा तो आप बताइए, अगर आतंकवाद दुनिया के लिए चैलेंज है तो चाइना को भी पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चाइना किसका सपोर्ट करेगा? यही समस्या है। इसीलिए आतंकवाद की वैश्विक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। भाई चाइना आज की डेट में, पाकिस्तान चाइना की बड़ी दोस्ती है। और दोस्ती का इतना हाल है कि जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान लड़ रहा है, उसी कश्मीर के एक भाग को उसने चीन को दे रखा है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तक्षगाम घाटी। कश्मीर के लगभग 15% पार्ट को तो पाकिस्तान चीन को दे चुका है, और स्वाभाविक रूप में है। इस समय देखिए, पाकिस्तान ने दो गलती की। अगर फॉरेन पॉलिसी की एनालिसिस की जाए, कई बार किसी देश में गलतियां होती हैं। पाकिस्तान ने पहली गलती क्या की? अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंट हो गया। अब दूसरी गलती क्या कर रहा है? चाइना पर ओवर डिपेंडेंट है। और यहां पर भारत बड़ी होशियारी से काम कर रहा है। हम किसी पर भी, कोई भी देश अगर किसी पर ओवर डिपेंडेंट हुआ, या तो बहुत छोटा है तब चल जाएगा, नहीं उसका मरना तय है, ये याद रखिएगा। क्योंकि भाई आपकी, अब चाइना ही केवल यही बात तो है, चाइना के इंटरेस्ट रेट हमेशा, अफ्रीका के तमाम देश, अभी अभी चाइना चाइना और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ था। इस बात को अफ्रीका में भी आपको बता देंगे। अफ्रीका के तमाम देश इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि ठीक है, आपने रेल तो बना दिया है, लेकिन सी पैक में जो चाइना ने पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट दिया है, उसका रेट है 7 से 8% से लेकर 10% तक। और वहीं जापान से भारत ने लोन लिया है, उसका रेट है 1%। तो अब बताइए, अब ये बात पाकिस्तानी मीडिया में खुलकर आ रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के लिए ब्लंडर्स है। पाकिस्तान बड़ा देश है, उसको सोचे चाइना से भी ले ले, अमेरिका से भी काम कर ले, लेकिन फिर चाइना पर ओवर डिपेंडेंट होता जा रहा है, और इसीलिए चाइना उसका हमेशा सपोर्ट कर रहा है। मैं पाकिस्तान का, आप आज की डेट में हर तीसरा हथियार चीन का है। तो चीन को इतना अच्छा बाजार कहाँ मिलेगा? हथियार बिल्कुल डंप किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। बाकी अपना पैसा लगा ही रहा है, कल जमीन भी छीन लेगा। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट। अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का प्रयोग, अफगानिस्तान का प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा।
अफगानिस्तान का प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा। अगले पैराग्राफ से, आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए गहरी चुनौती है। आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए गहरी चुनौती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए गहरी चुनौती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि अभी भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। अभी भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषित नहीं किया है। अभी भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। इसलिए एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। और चीन आज भी पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन करता है। चीन आज भी पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन करता है। और वास्तविक मुद्दा यह है कि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के आगे वैश्विक मुद्दों की उपेक्षा कर देते हैं। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के आगे वैश्विक मुद्दों या वैश्विक सरोकारों की उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए आतंकवाद का समाधान नहीं हो पाता। वैश्विक मुद्दों या सरोकारों की उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए आतंकवाद का समाधान नहीं हो पाता। अब सवाल ये तो पाकिस्तान के साथ लफड़ा ही लफड़ा हो गया, झगड़ा जितने जो जब से पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि, तो आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए, कोई संबंध भी बनाएंगे या इसे झगड़ा ही करते रहेंगे? तो अब सवाल है, ऑप्शन ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या कोई संबंध बनाने के जुगाड़ हो सकते हैं या ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि अभी तो दृष्टिकोण बड़ी विरोधाभासी है। तो अब भारत पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर कैसे किया जाए, हेडिंग चेंज की है। अभी तक तो हमने सारे झगड़े ही देखे, और आपको याद दिला दे, भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी सफल हो नहीं पाया है। एक बार तो ऐसा था, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की। और ध्यान देने वाली बात यह है, बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है, आप याद रखिएगा। इसका मतलब है
चाहे वो पाक जैसे कि शेख हसीना का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री होना। इस मामले में देखेंगे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई ज़्यादा कट्टर है। वहाँ किसी महिला को आज तक आपने मंत्रालय में, हेड ऑफ गवर्नमेंट में देखने की कल्पना ही नहीं है, क्योंकि वो मानते कि नहीं, महिलाएं घर के भीतर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो का प्रधानमंत्री बनना, इसका मतलब है कि आम समाज अभी भी धार्मिक कट्टरता को मानने के लिए तैयार नहीं है। आम आम लोगों की धारणा यही है कि नहीं भाई, धर्म हमारे निजी जीवन तक होना चाहिए। तो जैसे से इसलिए आप देखो, जैसे समाज में जागरूकता बढ़ती है, लोग अपने अधिकारों की मांग कर देते हैं। तो बेनजीर भुट्टो का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी घटना थी। अन्यथा रेडिकल तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई महिला प्रधानमंत्री बने। और एक बार तो हमारे हरियाणा में पंचायत का चुनाव होने, जब पहली बार पंचायती राज आया था, अभी तो आप देखें महिलाओं का रिजर्वेशन हो गया है हमारे यहाँ। तो ऐसा थोड़ी था कि पितृसत्तात्मक सत्ता ने इसको इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। यही लोकतंत्र की ताकत है। जब पहली बार ये हुआ था कि हमारे यहाँ पंचायतों में चुनाव होगा, महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, तो हरियाणा में खाप पंचायत की बैठक हुई और खाप पंचायत ने कहा हम पंचायतों के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो लोग पूछा, ताऊ की बात है, ये पंचायत के चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हो? उनका हमारी तरह खराब दिन आ गए हैं कि अब हमारे ऊपर लुगाइयों का शासन होगा। ये उनका रिएक्शन था। लुगाई का मतलब समझ रहे हैं? ये बहुत तेज समझते हैं आप लोग। तो अब ये, इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव जो सोसाइटी होती है उसमें तो महिला को तो हमने इसी मामले में देखा, बस महिला घर में रहेगी। कमाल की बात है। इसे आप याद रखिए बच्चों, उदारवादी सोच के लोग यही तो कहते हैं भाई सारा सारा दारोमदार महिलाओं पर ही क्यों ठेल दिया जाता है। और ये पुरुष बहुत होशियारी से काम करता है। कल्चर के नाम पे, धर्म के नाम पे सब कुछ रिस्ट्रिक्शन महिला पे लगा देगा। और आप याद रखना मेरे बच्चों, अगर महिला पढ़ने लिखने के बाद भी बात समझ नहीं पा रही है, इसका मतलब है कहीं कोई वैचारिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। अरे सीधी सी बात है यार, माई लाइफ माई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये बात तो, अरे अरे आजकल तो महिलाओं किसी मामले में मूवमेंट चल रहे हैं। पश्चिम में भी ऐसा ही था। अरे मेरे बच्चों याद दिला दे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका में ऐसा हुआ कि पहली बार संयोग से महिलाओं को बाहर काम करने का मौका मिला। ये संयोग की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सभी के लिए नकारात्मक हो सकता है, महिलाओं के लिए अच्छी बात थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पुरुष सारे वार फ्रंट पे लड़ रहे थे, तो संयोग से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन मानना पड़ा, स्कूल चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पुरुष फिर वार के मोर्चे पर आए। उनका बहनों अब आप घर गृहस्थी देख लो। उनका ना, उनका समय गया। कमाल की बात है। इसलिए मेरे बच्चों, कमाल की बात है, घर के अंदर रहने का मतलब जानते हैं? 5 स्टार लग्जरियस जेल में रहना हो। जेल तो जेल ही है, वो लग्जरियस हो या सामान्य हो, जेल तो जेल ही है। तो आप याद रखो मेरे बच्चों, किसी महान फिलोसफर ने कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पुरुष की जंजीरें खुल गई हैं, महिलाओं के पैरों में जंजीरें अभी बाकी है। इसलिए इसीलिए मैं, उर्फी जावेद मुझसे मिली थी, मैं तो ये सच बात है मेरे बच्चों। अरे क्या करें, क्या हो गया? अब यही बता, अब ये कह रहे हैं ज्यादा स्वतंत्र है। ज्यादा क्या होता है यार? यही बात बड़े कमाल का, मतलब कमाल की बात है यार। मतलब ज्यादा स्वतंत्र क्या है? अब अच्छा, लेकिन इस बात पे हम नहीं जाएंगे, विवाद अगला है, हेडिंग चेंज करने की बात है। बात बेनजीर भुट्टो शुरू हुई थी, गड़बड़ा गई मामला, डाइवर्जन हो गया। तो जब, एक बात तो देखना, बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी आपस में मिले, ये हुआ अब संबंध बन जाएगा क्योंकि दो युवा लोग मिल रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है भारत पाकिस्तान के संबंध इतने सामान्य तरीके से नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अरे बच्चों आप याद दिला दें, भारत पाकिस्तान संबंध 90 के बाद भी नहीं सुधर पाए, चिंता का विषय है। अगर सोच के देखो,
90 के बाद तो यूरोप में बर्लिन की दीवार गिर गई। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो दुनिया में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए जो कल्पनातीत थे। अब जरा सोच के देखो, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के बीच में बर्लिन दीवार खड़ी थी, वो गिर गई। जर्मनी एक हो गया, बर्लिन एक हो गया, यूरोप एक हो गया, वियतनाम एक हो गया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया बार बार ये ऑफर दे रहा है उत्तर कोरिया को, आ जाओ भाई हम साथ आ जाते हैं। जरा सोच के देखे, दक्षिण कोरिया इतना अमीर होने के बावजूद ये ऑफर दे रहा है उत्तर कोरिया को कि भाई आ जाओ, हम सब साथ मिलकर हम सबको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उत्तर कोरिया किम उंग जुंग, और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के पीछे मेल मिलाप नहीं हो पा रहा क्योंकि बॉस है चाइना। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो दोनों उदारवादी पूंजीवादी होंगे, अमेरिका का प्रभाव और बढ़ेगा इस क्षेत्र में। और भी उत्तर कोरिया रूस के लिए सैनिक भेज रहा है, सोचिए, तानाशाह तो ही है। इसी वजह से दुनिया में तमाम परिवार, भाई लड़ाई हो गई, 45 साल बहुत है दुश्मनी के लिए। अरे दुश्मनी साल 2 साल चल गई, 10 साल चल गई, 20 साल चल गई, चलो 45 साल चल गई। अब तो नई बात करो 1991 के बाद, जहां दुनिया बदल रही थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के संबंध उसके बाद भी नहीं बदल पाई। ये हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। तो आखिर में ऐसा क्या किया जाए? भारत पाकिस्तान संबंधों को देखने के 3 तरीके हैं। अब यही देखिए, एक तरीका हमारे पास नहीं होता। अगर हम भी फिजिक्स मैथमेटिक्स से स्टूडेंट होते तो एक ही तरीका निकाल लेते। हमारे पास तो तरीका है, 3 तरीके हैं। तो 3 में क्या ऑप्ट किया जाए? और एक बात याद रखिएगा, जब हम विदेश नीति पढ़ते हैं तो एज ए डिप्लोमेट, समस्या है, ये तो सच बात है, समस्या के समाधान के उपाय अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप खुद ही समस्या हैं। जीवन में 2 तरीका होना चाहिए। कुछ लोग मिलते हैं, जब भी मिलो बड़ी समस्या रोते हैं, यार इसमें फंसा हुआ हूं, ये फंसा हुआ हूं। अरे फंसे हुए हो तभी तो मानो। समस्या मशीन के सामने थोड़ी आती है, समस्या तो मानव के सामने आएगी। और हमेशा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? इसलिए डिप्लोमेसी में हमेशा और हमेशा पेशेंस रखते हैं। डिप्लोमेसी में ऐसे ठीक है, 90 साल झगड़ा चला है, 45 साल चला है, फिर भी हम तैयार हैं, फिर भी हमारा मूड पॉजिटिव होगा, यार क्या निकाला जा सकता है, क्या रास्ता निकाला जा सकता है क्या, और निकले न निकले, एफर्ट लगातार होता रहता है। आप याद रखिएगा, अभी जब भारत चीन के बीच में थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग हुई, थोड़ा सा मेल मिलाप की बात आई, एस जयशंकर से इंटरव्यू लिया गया, तो उनका डिप्लोमेसी में कोई बात रातों रात नहीं होती, पिछले दरवाजे से पता नहीं कितनी बातें चलती रहती है। और एक बात याद रखना है, मीडिया ने भारत पाकिस्तान संबंधों को स्पॉइल कर रखा है, आधा तो मीडिया स्पॉइल कर रखा है। क्योंकि इंडिया टीवी को देखोगे तो क्या दिखाएगा? पाकिस्तान की इस लड़की के साथ जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, उसको पाकिस्तान की और कोई अच्छी न्यूज नहीं दिखी। पता नहीं कहां से वो न्यूज लाया, अब लड़की का मामला क्या है, शादी विवाह क्या, अब समझा नहीं, बस उसमें क्या टैग लगा दिया। तो आपको लगता नहीं यही न्यूज पाकिस्तान की मीडिया में आती है, भारत की सारी नकारात्मक बातें उधर जाती हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का एक तीर्थ यात्रियों का जत्था आ रहा था। अब चूंकि हमारे यहाँ देखो सोशल मीडिया मीडिया ऐसा रहता फैला रखा है इन लोगों ने। एक बार पाकिस्तान का पूरा जत्था अजमेर आ रहा था, तो मैं किसी से बात कर रहा था रेलवे में, तो मैंने कहा भाई आजकल दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो? तो उसने मुझे कहा सर ये बताओ, पाकिस्तान के लोगों का जत्था है हुआ, हम लोग बहुत व्यस्त हैं। मैंने सारे मीडिया में देखा, उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं था, पाकिस्तान की तीर्थयात्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो मीडिया में रिपोर्टिंग इसकी होनी चाहिए। लेकिन मीडिया में कौन सी रिपोर्टिंग होगी? सनसनी भरी, सनसनी भरी ऐसी बिला वजह उड़ती पुड़ती बातें ऐसा रिपोर्ट कर देंगे। और इसलिए कमाल की बात यह है, और आप याद रखिएगा, कई बार ऐसा, भारत जैसा बड़ा देश है, हर मामले में पाकिस्तान को लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चुनाव में पाकिस्तान आ जाता है, क्या जरूरत है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नीति भारत विरोधी रहती है, भारत की नीति पाकिस्तान विरोधी, पाकिस्तान सेंट्रिक हमारी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अरे हमारा इंतजार मेलोनी कर रही है। कमाल की बात है यार, हमारे हमारे पास उधर ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, इतनी दुनिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मोहम्मद बिन जायद, इंडोनेशिया, मलेशिया, इतने लोग बैठे हुए हैं, और हम किसके पीछे पड़े? फटेले, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कमाल की बात है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं हो, चाहे हम मेजर पावर है, पाकिस्तान से हमसे क्या तुलना है भाई?
पाकिस्तान और भारत में एक ही बराबरी है कि दोनों के पास परमाणु बम है, बाकी कोई तुलना उलना नहीं है। तो पहली बात ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पड़ोसी है। आप याद रखिए, कई बार लोग बड़ी बहकी बहकी बातें करते हैं, अब तो बहुत हो गया, चल के पाकिस्तान पर दो चार परमाणु बम धर दो, लफड़ा खत्म हो जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान पर परमाणु बम का प्रयोग होगा, आधा इंडिया मरेगा। रेडिएशन। भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु बम का प्रयोग किसी भी कीमत पर होगा, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात है, अपने ही बर्बाद होकर किसी को बर्बाद करना, ये बुद्धिमानी थोड़ी है। किसी को बर्बाद भी करना है तो अपने सही सलामत रहो, ऑप्शन ये होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कहा जाता है कि आपने किसी को कितना नुकसान पहुंचाया ये मैटर नहीं करता, अपना कितना फायदा पहुंचा है, डिसीजन इस बात से लिया जाता है। ये मत देखो पार्टनरशिप करते समय, ये मत देखो पार्टनर को कितना फायदा हुआ, ये देखो हमें कितना फायदा हो, तभी पार्टनरशिप चलती है। अरे इसी से फॉरेन पॉलिसी चलती है। इसलिए हम इमोशनल बात नहीं करते। और आपको काम की बात बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच अगर व्यापार का रिश्ता हो जाए तो याद रखिएगा, और पाकिस्तान भी चाहता है, जाकर ट्रेड फेयर में देखिए, अभी तो ट्रेड फेयर में पाकिस्तान इस बार आया नहीं। 2-4 साल पहले मैं गया था ट्रेड फेयर, तो पाकिस्तान की दुकान लगी थी, आधी खाली थी। हमने कहा अरे भाई क्या हुआ, दुकान तो लगी है सामान नहीं है। उनका अरे कस्टम मालूम रोक रखा है। एक बात याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच भूभाग निकट है, पाकिस्तान में 20 करोड़ की आबादी है, हम सस्ती दवाइयाँ की सस्ती सामानों को बेचने वाले लोग हैं। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार हो जाए तो जबरदस्त फायदा हमें होगा। ऐसे तरीके से सोचा जाता है फॉरेन पॉलिसी में। अब ये नहीं हर बात में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन सवाल ये है, क्या व्यापार के लिए पाकिस्तान तैयार है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के साथ संबंधों को देखने के बड़े सारे प्रैग्मेटिक तरीके हैं, और डिप्लोमेट के नाते हमें इस ऑप्शन पर विचार करना पड़ता है। ये नहीं पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं हो सकता, अरे जब संबंध नहीं हो सकता तो आपको राजदूत क्यों रखा जाए। आपको राजदूत इसीलिए रखा गया है कि संबंध न हो तो बनाइए। अरे कोई एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 3 बार नहीं मानेगा। प्रयास नहीं बन प्रयास छोड़ना नहीं है। एक बार नहीं कि एक बार प्रस्ताव दिया ना हो गया, दिल तोड़ के बैठ गई, दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये बात मैं देश के लिए कह रहा हूं, इसका निजी प्रयोग करना सख्त प्रतिबंधित है, इसको निजी रूप में न लिया जाए। हाँ, तो मुद्दा क्या है लिख लीजिए। देखो, एक बात याद रखना है, आपका सवाल ये है क्या किसी की मध्यस्थता को स्वीकार किया जाए। तो देखिए, इस पे दो विवाद होते हैं। कहा जाता है ठीक है, देखिए परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रक्रिया। तो डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई जैसे यूएई जैसा देश आना भी चाहता है तो कई बार हम उसको ले सकते हैं मध्यस्थ के रूप में, ऐसा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, शिमला समझौते में कह रखा था द्विपक्षीय वार्ता, हम एक महाशक्ति हैं। लेकिन कई कई बार देखिए, वर्ल्ड अगर सिंधु नदी समझौते में संधि में तीसरे पक्ष को लिया गया था, तो ये मुद्दा है ही नहीं कि पक्ष को लिया जाए ना लिया जाए, परिणाम सकारात्मक आने चाहिए पहली बात। तो डिप्लोमेसी में तो हम आउटकम पे ज्यादा बल देते हैं। और खास मामला ये है कि जब भारत पाकिस्तान को हम डील करते हैं तो एक अप्रोच तो 3 अप्रोच होते हैं, तीनों को हम लिख लें और फिर एक एक, एक के थोड़ा सा विस्तार कर दें। हेडिंग क्या लिखेंगे आप। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के विकल्प। हेडिंग है पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के विकल्प। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के विकल्प। पहला पॉइंट,
भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर भारतीय विदेश नीति में भारतीय विदेश नीति में तीन प्रकार के मत विद्यमान हैं, या भारत में तीन प्रकार के मत विद्यमान हैं। पहला, जिसमें पहला है पाकिस्तान, जिसमें पहला है पाकिस्तान पर किसी प्रकार का विश्वास करना उचित नहीं है। पाकिस्तान पर किसी प्रकार का विश्वास करना उचित नहीं है। और जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्प उसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्प खुले रहने चाहिए। उसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्प खुले रहने चाहिए। और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व जनमत से अलग थलग करने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व जनमत से अलग थलग करने के लिए सक्रिय प्रयास आवश्यक है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व जनमत से अलग थलग करने के लिए सक्रिय प्रयास आवश्यक है। तो पहला पुरुष ये मानता है, भाई फिर तो संबंध बनेगा ही नहीं, इसका मतलब है। और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान पर भरोसा करने की बात नहीं है, जब तक वो आतंकवाद पैदा करता है उसको सीवियर कॉस्ट इसका देना बहुत जरूरी है। भाई कोई छोटा देश से हमें परेशान किए हुए है और हम उसको कंसेशन देने का मतलब ही नहीं है। पहला अप्रोच ये है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान के साथ आर्थिक और व्यापारिक अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा यूएनओ के अनुसार आतंकवाद की परिभाषा क्या है? अरे परिभाषा होती तो मैं बताता नहीं है। मैंने तो कहा आतंकवाद परिभाषित ही नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं है भाई। यूएनओ ने आज तक आतंकवाद परिभाषित नहीं किया है, यही तो समस्या। मैंने क्या लिखा है आपको? क्या लिखा आपने? हाँ, पाकिस्तान के साथ
आर्थिक और व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समानता के कारण आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समरूपता के कारण भारत पाकिस्तान संबंध व्यापारिक रूप में दोनों के लिए लाभकारी होंगे। व्यापार हित दोनों के लाभकारी होंगे। यद्यपि पाकिस्तान आज भी भारत को पारगमन मार्ग प्रदान नहीं करता। पाकिस्तान आज भी भारत को पारगमन मार्ग, ट्रांजिट रूट, प्रदान नहीं करता। और उसने भारत को कभी भी MFN का दर्जा नहीं दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसने भारत को कभी MFN का दर्जा नहीं दिया। हिंदी में कहते हैं सर्वाधिक वरीयता राज्य। सर्वाधिक वरीयता राज्य MFN का दर्जा नहीं लिया। अब देखिए, ये बात बड़ी ध्यान देने की है। अगर दो बातें हम देख लें, देखिए दुनिया में एक अप्रोच है जो मानता है, जैसे व्यापार। अगर हम इस बात को देखें, आज यूरोप में जो एकता बनी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है व्यापार। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब व्यापारिक संबंध सामरिक संबंध से बिल्कुल अलग होते हैं। और आपको हम बता दें कि व्यापारिक संबंध किस किस प्रकार के हो सकते हैं। पहला, आयात निर्यात। दूसरा, मुक्त व्यापार का समझौता। व्यापारिक संबंध एक जैसे नहीं होते, उनकी सीमाएं होती हैं। पहला आयात निर्यात होगा, दूसरा मुक्त व्यापार का समझौता होगा, तीसरा समग्र आर्थिक सहभागिता के समझौते होंगे। भारत एक बड़ा देश है। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान ने, और अच्छा, व्यापार का मतलब है अलग अलग स्टेज का व्यापार होता है, ये आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। दूसरी बात, WTO में MFN की बात चलती है। MFN का सिंपल मतलब है समान व्यवहार। अब आपका कोई दोस्त आ जाए, आपके 4 दोस्त आए हैं, चारों दोस्त एक दोस्त को मिठाई दी, दूसरे को बिस्किट, तीसरे गुड़, चौथे को भगा दीजिए। सभी दोस्तों के साथ समान व्यवहार करेंगे, भेदभाव करेंगे? MFN का मतलब होता है भेदभाव का भाव, समान व्यवहार। कहां? प्रशुल्क देने में। समान व्यवहार कहां देंगे? प्रशुल्कों में। भाई, कल के लिए हम पाकिस्तान में कोई चीज निर्यात कर रहे हैं तो वहां कोई टैरिफ लगेगा। तो WTO का प्रिंसिपल है कि जितने भी मेंबर WTO के सदस्य हैं वो सभी के साथ प्रशुल्कों में समान बर्ताव करेंगे। ये MFN है। पाकिस्तान ने चीन को MFN दे रखा है। चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत को उसने कभी MFN नहीं दिया। और 2019 के पहले भारत ने लंबे समय तक पाकिस्तान को MFN दे रखा है।
भारत ने लंबे समय तक पाकिस्तान का मैफन दिया, भारत कभी। और दूसरी बात है ट्रांजिट रूट, यानी अब जरा सोच के देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात मुझे याद आ रही है, बड़े अरसास्ती थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन हर आदमी का नजरिया होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा मेरा एक सपना है कि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करूं लाहौर में, दोपहर में लंच, सुबह ब्रेकफास्ट करूं अमृतसर में, दोपहर में लंच करूं लाहौर में, और शाम को डिनर करूं काबुल में। कई बार मैं सोचता हूं बच्चों, यहां दिल्ली से चलो अमृतसर चला जाए, अमृतसर, अमृतसर के बाद लाहौर, और लाहौर के बाद खैबर दर्रे से ढेचुक ढेचुक करते हो, माय गॉड व्हाट, मतलब खैबर पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पासेस में एक है, मोटरेबल। जो लोग बाइक चलाने के शौकीन उनको हम साथ ले चलेंगे। और उसके बाद खैबर पास से जाते हुए चलेंगे काबुल, काबुल का नज़ारा है बिल्कुल अलग है। और दूरी आप जानते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस काबुल तक की उतनी है जितनी यहाँ से जोधपुर की, और जितनी यहाँ से प्रयागराज की। आप सोच लो अगर ये रास्ता खुल जाए काबुल में, भारतीय पर्यटक जाके, भाई काबुल का पूरा नजरिया ही अलग है। काबुल, और काबुल के साथ तो हमारे संबंध बड़े पुराने हैं। अरे मेरे बच्चों, अब जरा सोच के देख लो, यानी यहां से हम सीधे जा सकते हैं काबुल, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है अगर तुम्हारा वाहन हमारी जमीन से जाएगा तो मेरी जमीन गंदी हो जाएगी। हमने कहा यार, अभी तक मामला आया था, अभी अफगानिस्तान को बड़ी गेहूं की आवश्यकता थी, अफगानिस्तान में गेहूं कम था, तो भारत ने अफगानिस्तान को फोन किया भाई गेहूं दे दे। तालिबान ने कहा अरे भाई कुछ भी दे दो, गेहूं चावल जो हो सकता है दे दो। उनको कोई बात नहीं, मानवीय सहायता के आधार पर दे रहे हैं। और हमारा ट्रक जैसे बाघा बॉर्डर पर गया, पाकिस्तान ने कहा किसका ट्रक है? उनका हिंदुस्तान, गेट नहीं खुलेगा। हमने तुरंत तालिबानियों को फोन किया, हम के गुरु देख लो तुम्हारे बड़े भाई का हाल, तुम्हारे यहां गेहूं चावल नहीं पहुंच पा रहा है। तालिबानों ने तुरंत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को हड़का के बम मार दूंगा आके। हमने कहा बहुत सही किया तुमने। और जब तालिबानों ने कहा जालिम हुक्मरानों, तुम लोग गेहूं तक नहीं भेजने दे रहे हो हमारे यहां से, पाकिस्तान ने कहा अरे तुम्हारी बात नहीं है, ये इंडिया भेज रहा है इसलिए नहीं भेजने दे रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा गेहूं तो हमारे यहाँ रहा है ना। इतना दबाव पड़ा पाकिस्तान ने फिर, और इंडिया ने भी। पाकिस्तान कह रहा ना ना ना, तुम यहां से गेहूं मत लाओ, अफगानिस्तान में गेहूं ले जाना है तो तुम मुंबई एयरपोर्ट ले जाओ, वहां से जहाज में भरो, फिर वहां से ईरान ले जाओ, ईरान से पाकिस्तान ले जाओ। हमने फिर फोन किया, हम कहा भाई देखो भाई बहका रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने रास्ता दिया। मेरे बच्चों, ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन की है और दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हैं, लोगों के बीच में दीवार खड़ी कर दी, राज्यों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। और हमें तो कई बार मन करता है यहां से ट्रेन चले कश्मीर, कश्मीर से ट्रेन चले पाकिस्तान। और अरे मेरे अभी इस बात थोड़ी खत्म हुई मेरे बच्चे। और वो जब ट्रेन पाकिस्तान चले उसके बाद सीधा अफगानिस्तान बाया रसिया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? अरे ओ माय, कनेक्टिविटी की दुनिया है मेरे बच्चों। और अभी तो चाइना सी पैक लेकर आ रहा है, चाइना सी पैक लेकर आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी से हम जुड़ जाए। एक लाइन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधे कश्मीर से जाके झम से जाएं बीजिंग, और तिब्बत से गुजरते हुए हिमालय के जस्ट राइट साइड से मारते हुए, क्या यात्रा होगी। अरे दुनिया ऐसी नहीं बन सकती क्या? अरे 27 यूरोपीय देशों में जाके देखो मेरे बच्चों, सीमा, यूरोपीय देशों से सीमा खत्म हो गई, हमारे यहां से कब खत्म होगी मेरे बच्चों? लेकिन अब आप देख लो, इसका मतलब है अगर यूरोप का एग्जाम्पल देखिए, आसियान ही है बगल में है, 10 देश व्यापार कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, आर्थिक समृद्धि केंद्र बन गए। और कई बार ऐसा होता है, आपको पता है पाकिस्तान में भी चाय आती है, पाकिस्तान में चाय का उत्पादन नहीं होता, हम भी तेल आयात करते हैं, पाकिस्तान तेल आयात पर निर्भर है। अगर सेंट्रल एशिया कहीं से भी गैस पाइपलाइन आ जाए, ऑयल पाइपलाइन आ जाए, तो दोनों की सप्लाई साथ हो सकती है और दोनों को फायदा होगा।
पाकिस्तान के पास इतना बड़ा पैसा नहीं है कि वो ऑयल पाइपलाइन बनवा सकता है, वो हम कर सकते हैं। दो चार रुपए का हमसे ले लेंगे, थोड़ा सा नहीं लेंगे तभी छोटे भाई होने के नाते बस तेल की कीमत देता रहे, हम तेल दे देंगे, मान ही नहीं रहे। और हाल तो ये है, हाल तो ये मेरे दोस्तों, मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया था कि कम से कम व्यापार बढ़े आगे। जब तक कांग्रेस सरकार आती है तो उन्होंने प्रयास किया था भाई एक कश्मीर सरकरी सियाचिन पे बात ही मत करो, बिजनेस पे बात करो। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के साथ आपकी जमीन का झगड़ा है, कटहल के पेड़ का झगड़ा है, या बकरी के चुराने का झगड़ा है, तो पड़ोसी से इस मुद्दे पर कोई बात मत करिए। पड़ोसी से क्या बात करिए, यार चलो कुछ नया बिजनेस किया जाए, कुछ नई चाय की दुकान खोल ली जाए। और जैसे ही चाय की दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे, फायदा होगा। जब व्यापार का फायदा होगा तो बाकी सारे झगड़े अपने आप हल हो जाएंगे। हम इस तरीके से सोचते ही नहीं, हम हर बात पे लठ निकाल लेते हैं। हम फायदा नहीं, हम बड़ी इमोशनल तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब सवाल है कि पड़ोसी के साथ झगड़ा है, आपने भी लठ निकाल लिया, उसके पास भी लठ है। अरे भाई हो सकता है आप 3 लठ मारे, वो 2 लठ मारे, मारेगा तो भी। और फिर उसके बाद बेहोश होके पड़ जाओ, जाके हॉस्पिटल जाओ, और पुलिस वाला आएगा, दोनों से पैसा लेगा, फिर बल्ले बल्ले करो। मेरे बच्चों, ऐसा क्यों ना हो साथ में चुरमुरा की शॉप खोल ली जाए। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गांव बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अरे आप लोग पढ़ रहे हो चुरमुरा की शॉप खोलने के लिए, कमाल की बात है। आपकी बात मैं थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन यही अरे मेरे बच्चे, दुनिया एक बात याद रखना, जब बाजार आगे बढ़ेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। यूरोप का एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान सुन लो मेरे बच्चों। फ्रांस और जर्मनी लोहे कोयले के लिए 50 साल लड़े, और तब तक फ्रांसीसी मंत्री मोनेट शूमैन जर्मनी गया, उन्होंने कहा भाई ऐसा न कर लें, लोहे कोयले का उत्पादन ही साझा कर लें। फ्रांस ने कहा व्हाट एन आइडिया, यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जिस लोहे कोयले के लड़ रहे हैं, उसी लोहे कोयले का साझा उत्पादन क्यों न कर लिया जाए। पूरा यूरोप बदल गया। अरे फ्रांस और जर्मनी तगड़े झगड़े हमारे बीच में थोड़े थे। फ्रांस जर्मनी के बीच झगड़ा ऐसा था वारासाई संधि में। वारासाई संधि में सीधा फ्रांसीसियों ने कहा जर्मनी का गला मसोड़ दिया जाए, इसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। उधर ब्रिटेन बैठा था। चर्चिल ने कहा अरे कोई बात नहीं है, बच्चा है, लड़ गया, गला मत मसोटो। फ्रांस ने कहा बेकार की बात मत करना चर्चिल, तुम बैठे रहते हो इंग्लिश चलन के पार, और हमसे पूछो, ये हमारा पड़ोसी है, रोज खोदता है ये। मेरे बच्चों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, फिर भी प्यार से रह रहे कि नहीं रह रहे। और हमारा पाकिस्तान तो छोटा भाई है। और एक बात याद रखो मेरे दोस्तों, अगर आपके गांव में कोई ऐसा गड़बड़ आदमी हो गया है तो भी साथ लेना बुद्धिमानी है। गांव में अगर खराब आदमी है, कितना भी खराब होगा, आपको तंग करके रख देगा, आपको अच्छा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए एक ये भी रास्ता है जहां से दुनिया चलती है। अरे इकोनॉमी की बात करो यार, व्यापार की बात करो, कुछ दिन कश्मीर छोड़ दो, लेकिन सवाल यह पाकिस्तान छोड़ देगा क्या। दूसरा ऑप्शन ये है, पाकिस्तान बार बार कहता रहता है कश्मीर फर्स्ट, पहले कश्मीर। अरे कब कश्मीर भूलो यार, आओ व्यापार की बात करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कट्टरपंथी आ गए, एक एक से लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी के। इसे याद रखिएगा बच्चों, कई बार क्या होता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चक्कर में राष्ट्रीय हितों को नुकसान करते हैं हम। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाली थी, शिवसेना के लोगों ने दिल्ली में, 10 साल पहले घटना है ये, शिवसेना के लोगों ने फिरोजशाह कोटला पिच खोद दी, मैच नहीं हो पाया। और एक समय था कि हिंदी फिल्में पाकिस्तान खूब देता था। अब भाई हिंदी फिल्मों पाकिस्तान भी देखेगा तो हमारे पास 10 करोड़ के दर्शक मिल गए फ्री में, हमारा फायदा हुआ। लेकिन वो सब टूट गया। पाकिस्तानी कलाकार हमारे यहाँ आते थे, तो जो ये शिवसेना आगे बढ़ी, कट्टरवाद आगे बढ़ा, धार्मिक कट्टरवाद, इससे वो लिंक भी टूटा। इसलिए और हमें तो लगता है फिल्मी दुनिया जितना लिबरल है, शायद ही उस बाकी विद्वान वगैरह तो कहने को लिबरल है, वो तो झगड़ा ही लगाते रहते हैं। पॉलिटिशियन तो उसका काम ही वही है। तीसरा भी एक ऑप्शन है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मुझे सरकारों पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। कैसे?
आप कहोगे सर हम भी उपाय हो सकते हैं, आप ही तो हो सकते हो मेरे बच्चों। आप कहोगे मैं भी संबंध बना सकता हूं, आप ही तो संबंध बनाते हो। लेकिन कई बार तो मुझे लगता है यार सरकारें मौका नहीं देती। सरकारें 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 जानती हैं कि लड़ते रहे आपस में, तभी हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स अच्छी रहेगी। अरे मेरे बच्चों, आज की डेट में गरीबी, बीमारी, जरा सोच के आप देखो, कल के लिए बांग्लादेश मरेगा, पाकिस्तान में समस्या आ गई, दसियों लाख लोग अगर जब भूख मरी बीमारी से मरेंगे, कहाँ आएंगे वो? कोई सीमा रोक नहीं पाएगी। 10 लाख 20 लाख लोगों को सीमा उमा नहीं रोक पाती, सीमा बस एक आदमी के लिए पर्याप्त होती है। अरे मेरे बच्चों, ओ माय गॉड, बात मैं क्या बता रहा हूं क्या? अरे बात ध्यान रखने की है मेरे बच्चों। और मेरे पास उपाय है, पूछो क्या उपाय है। यहां विश्वविद्यालय के छात्रों को ले चले लाहौर विश्वविद्यालय, संबंध अपने आप बन जाएगा। बता, पार्टियों ने हमें रोक रखा है, बनेगा नहीं बनेगा मेरे बच्चों। और याद रखो, युवा ही पूरे समाज के परिवर्तन करने वाले होते हैं। और हमारे समाज का दुर्भाग्य तो ऐसा आ रहा है कि युवाओं को भी लोग नकारात्मक बना दे रहे हैं। कई बार दोस्तों हमें तो बस, जब एनिमल फिल्म हिट हुई तो मुझे पीड़ा हुई। नकारात्मक कैरेक्टर की फिल्म हिट नहीं होनी चाहिए, याद रखना। युवाओं का जोश क्या है? सकारात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म। जो भी आप में नकारात्मक विचार भर रहा है, वो समझ लीजिए आपके प्रगति के दरवाजे बंद कर रहा है। युवा युवा तो पूरा संसार है जाए यार। और मैं तो अभी एक शादी में गया था लखनऊ में, लड़का इंडियन और लड़की अमेरिकन, उसके घर परिवार से कोई नहीं आया, हम लोग तो कूद के पहुंचे, हम के ए ओ माय गॉड, यही मैं पढ़ाता हूं, ये तुम कर रहे हो मेरे बच्चे, धन्यवाद। लिखने की बात क्या लिखा मेरे बच्चे ने? अगला पढ़िए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो, उसके आगे चले, फिर इसमें पॉइंट जोड़ लो। इसी में थर्ड नहीं, इसी में थर्ड पॉइंट अभी आगे आएगा इसी में। यद्यप यद्यप पाकिस्तान यदि पाकिस्तान बार बार कश्मीर फर्स्ट का नारा देता है, यदि पाकिस्तान बार बार कश्मीर फर्स्ट का नारा देता है और उसका कहना है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना आर्थिक और व्यापारिक प्रगति भी संभव नहीं है। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना आर्थिक और व्यापारिक प्रगति भी संभव नहीं है। तीसरा तीसरा पॉइंट है, भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य करने के लिए विवादों को हल करने के बजाय
भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य करने के लिए विवादों को हल करने के बजाय पहले विश्वास निर्माण का प्रयास करना चाहिए। विवादों को हल करने के बजाय पहले विश्वास निर्माण का प्रयास करना चाहिए। विश्वास निर्माण डालें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसके लिए क्रिकेट मैच का आयोजन, इसके लिए क्रिकेट मैच का आयोजन, छात्रों के आवागमन, क्रिकेट मैच का आयोजन, छात्रों के आवागमन, फिल्म कर्मियों एवं संस्कृति कर्मियों के बीच आदान प्रदान होना चाहिए। फिल्म कर्मियों एवं संस्कृत कर्मियों के बीच आदान प्रदान होना चाहिए। जिससे विश्वास बहाली संभव हो। फिल्म कर्मियों और संस्कृत कर्मियों के बीच आवागमन बढ़ावा दिया जाए, जिससे विश्वास बहाली संभव हो। तो आपको याद दिला दें, ये 3 ऑप्शन है। और सही मायने में कई बार तो क्या होता है कि सरकार बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनाती है। अब इसी बात को लिखने के हमारे पास कुछ और भी फैक्ट भी हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, सामान्यतः डिप्लोमेसी में ये 3 तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार जो पहला, और कई बार तो ये होता है कि समानांतर तौर पे तीनों अपनाए जा सकते हैं। भाई आतंकवाद के मुद्दे पर ठीक है, हमारा टॉलरेंस नहीं रहेगा, लेकिन बाकी मुद्दों को आप पीछे मत करिए। अब जोड़ के मत रखिए। कई बार ये होती है, कई बार डिप्लोमेसी में कि वार्ता नहीं करेंगे। वार्ता न करना कोई डिप्लोमेसी नहीं है। अब आप रख सकते हैं कि वार्ता शर्त होगी या बिना शर्त होगी, वार्ता के मुद्दे क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जब आपको वार्ता ही नहीं करनी तो कौन सी डिप्लोमेसी। इसलिए डिप्लोमेसी का मतलब होता है युद्ध नहीं है, वॉर नहीं है। आप वार्ता के रास्ते खोल के रखिए, बाद में निर्णय होगा क्या हो क्या नहीं होगा। इसी बात को बताने के लिए कुछ हम फैक्ट का भी प्रयोग कर दें कि जिन देशों के साथ संबंध हमारे बड़े प्रतिकूल होते हैं, शत्रुतापूर्ण होते हैं, उनके साथ संबंध बनाने के हमारे पास क्या विकल्प होते हैं। एक और भी तरीका है देखने का, वो फैक्ट है, आपको बता दें। तो मान लीजिए कुछ शब्द आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच, ये उसी के लिए लागू होगा जहां संबंध बहुत प्रतिकूल है, संबंध बड़े ही शत्रुतापूर्ण हैं। कुछ शब्द बड़े पॉपुलर तरीके से यूज होते हैं, कुछ शब्द को हम बड़े लोकप्रिय तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1, तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब होता है, और डिप्लोमेसी कूटनीति का सीधा मतलब होता है, वैसे कोई माध्यम जिससे अपने हितों को पूरा किया जा सके, वो डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी बड़ा लूज शब्द है। क्रिकेट डिप्लोमेसी, फिल्म डिप्लोमेसी, योग डिप्लोमेसी, कोई भी तरीके हम अपनाते हैं। तो ट्रैक 1 का मतलब है सरकारी अधिकारियों की बातचीत, सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत, अथवा मंत्री, प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता।
मंत्री प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता, यह ट्रैक वन डिप्लोमेसी। और देखिए, भारत पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जहां ट्रैक वन डिप्लोमेसी दशकों से बंद है। पहली बार ये हुआ था, देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी बने तब वो पाकिस्तान की यात्रा पे गए, और यात्रा बड़ी अनौपचारिक थी। नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, नवाज शरीफ की यहाँ शादी थी, और अचानक वो, मतलब ये एक अनौपचारिक यात्रा थी, गुडविल बनाए रखने का कि संबंध अच्छे हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, जैसे प्रधानमंत्री उधर भारत से वापस पाकिस्तान से वापस आए, हमला हो गया पंजाब में, पठानकोट आतंकी हमला हुआ। उसके बाद फिर भारत को लगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान के साथ डील करने का ये तरीका नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत जबरदस्त पहले चलाई थी, आगरा शिखर वार्ता, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग, तमाम तरीके चलाए। मनमोहन सिंह सरकार ने व्यापार के लिए तमाम तरीके चलाए थे। तो ऐसा नहीं कोई सरकार कसर छोड़ रही थी। लेकिन जब जैसे ही हमारे पास पठानकोट आतंकी हमला हुआ, बाद मोरी आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इंडिया ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। तो पाकिस्तान पे फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये तरीके, और 370 हटा के भारत ने बड़ा कठोर संदेश दे दिया कि कश्मीर जैसा कोई विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है नहीं। अगर कोई विवाद है तो पीओके का ही मामला है, अन्यथा। तो इस वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में सारे रास्ते खत्म हो गए। अगर 2019 से 2024, 5 साल मान लीजिए, इन 5 सालों में विदेश मंत्री पहली बार पाकिस्तान गए थे। प्रधानमंत्री का सवाल ही छोड़ दीजिए, और विदेश मंत्री भी गए, उसके बावजूद हमारी बाइलेटरल वार्ता नहीं हुई। ये तो मल्टीलेटरल फोरम था। एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का मंच एक बहुपक्षीय मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ में। और अन्यथा आप देखेंगे जहां प्रधानमंत्री मिल जाए, भाई G20 की मीट है, G20 की मीट मल्टीलेटरल भी है, लेकिन उसके साथ हम लोगों से अलग अलग भी मिलते हैं, द्विपक्षीय मुलाकात हो जाती है। यद्यपि इस बार मेलोनी से मुलाकात नहीं हुई, चर्चा का विषय रहा। हुई है? ओ माय गॉड, मतलब आप ज्यादा अपडेटेड हैं हमसे। मैं नहीं देख पाया। अच्छा, फोटो सेशन में वो नहीं दिखी, हो सकता है कुछ बीच। अच्छा सर, अच्छा बैठिए, मतलब अच्छा, मतलब आईआर में अब आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है। आईआर में इंटरेस्ट है, मेलोनी में इंटरेस्ट है। तो अरे मेरे बच्चों, ट्रैक वन डिप्लोमेसी, तो पहला तरीका है ट्रैक वन डिप्लोमेसी, और भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रैक वन डिप्लोमेसी बन पड़ी है। एक और तरीका होता है, अब मान लीजिए अविश्वास इतना ज्यादा है और भारत में भी ऐसा माहौल बना दिया गया। अब अगर ट्रैक वन डिप्लोमेसी बंद पड़ी हुई है, तो एक और तरीका होता है हमारे पास, बैक चैनल कूटनीति। बैक चैनल डिप्लोमेसी, कूटनीति। देखो, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी सरकारी वार्ता ही होती है। बस ये मीडिया के सामने नहीं रखी जाती। सरकारी वार्ता होती है, लेकिन इसको गोपनीय रखा जाता है। यानी कब कौन किससे मिल रहा है, ये न्यूज में बात आती नहीं। और कई बार बैक चैनल डिप्लोमेसी बड़ी जरूरी होती है। और कहा जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रोफेसर अमिताभ मट्टू को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पाकिस्तान भेजा था, और वो बात कोई मीडिया में नहीं आई। हकीकत की बात है, देखिए मीडिया और के साथ समस्या क्या है, डिप्लोमेसी में उसको लगता है, मीडिया को लगता है कि हर दिन कुछ चीज होनी चाहिए। डिप्लोमेसी में ऐसा कुछ नहीं होता कि हर दिन कोई चीज होगी। और दूसरी बात, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है कि अगला क्या होगा। अब उस मामले में इसीलिए कई बार जब संबंध बड़े संवेदनशील हो तो लोगों की निगाह में आने के बजाय चोरी चोरी मिलने का विकल्प ज्यादा अच्छा है। बैग, बस ये बड़ी बुद्धिमानी वाली बात है। पता चला कि हमारे किसी के साथ रिलेशन अभी खटास भरे हैं, संबंध बनने की पूरी चांसेस है, और पब्लिकली चलना शुरू कर दिया। भले पब्लिकली झगड़ा ही हो रहा है, उसमें तीसरे व्यक्ति नजी लगनी शुरू हो गई, ओ दोनों साथ जा रहे हैं।
और पता चला पूरे मोहल्ले में स्टोरी फैल गई और हुआ कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए डिप्लोमेसी पढ़ने के बाद याद रखना, अगर कहीं जा रहे हो, आपका दोस्त सड़क के दाहिने से जा रहा है तो आप बाएं से जाओ, दूरी बना के रखो। अगले आदमी को पता ही नहीं चल पाए कि इनके बीच क्या संबंध है। क्लास में कभी पास पास नहीं बैठना चाहिए। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी है। दूसरी बात है, अब अगर मान लो जहां इतना समस्या है कि ट्रैक 1 चल ही नहीं पाए, तो ऑप्शन क्या है? ट्रैक 2। ऑप्शन क्या है? इसलिए मैंने बताया कि डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी जीवन के लिए सबसे उपयोगी विषय है और रोज रोज आपको काम आता है। ट्रैक 2। अब सवाल है, ट्रैक 1 न चल पाए तो क्या किया जाए? और ट्रैक 1 क्यों नहीं चल पा रहा है? विश्वास बहुत ज्यादा है, मतभेद बहुत ज्यादा है। अब ट्रैक 1 न चल पाए तो ट्रैक 2 क्या है? गैर सरकारी वार्ता है। अब गैर सरकारी वार्ता में दो लोग होते हैं, या तो नागरिक समाज के लोग। गैर सरकारी लोगों में दो होते हैं, एक तो सरकार के भाग कभी रहे ही नहीं, गैर सरकारी होंगे लेकिन उन्हें कूटनीति विदेश नीति की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, गैर सरकारी में दो लोग होते हैं, पहला जो सरकार के भाग नहीं है, जैसे प्रोफेसर, पत्रकार। या जो सरकार से अवकाश प्राप्त है। सरकार से अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों को भी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में शामिल किया जा सकता है। बात आपको हम ध्यान दिला दें, ट्रैक 2 के द्वारा कोई वार्ता नहीं हो सकती। ट्रैक 2 कोई समझौता, मतलब ट्रैक 2 कोई समझौता नहीं कर पाएगा। ट्रैक 2 बस एक बेस बना देता है, भैया विश्वास कम कर दिया जाए एक। और आप कहेंगे ट्रैक 2 चलाता कौन है? कई बार विश्वविद्यालय चलाता है, कई बार आजकल का आप देखेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह में एक अलग से फील्ड चल रही है, आईआर की पीस स्टडी। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी चिंता है दुनिया में शांति होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, और भारत पाकिस्तान तो खास तौर पर दोनों के पास परमाणु बम है। तो अगर आज की डेट में परमाणु बम का प्रयोग हो गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है ये। इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, एनजीओ इस काम में लगे रहते हैं कि दो देशों को मिलाया जाए। तो कई बार यूएई में भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई है। तो ट्रैक 2 में कौन आ सकता है? कोई प्रोफेसर है, कोई पत्रकार है। ट्रैक 2 में कौन आ सकता है? जो पहले विदेश मंत्री रह चुका है, पहले सेनाध्यक्ष रह चुका है, उनको ट्रैक 2 में लिया जाता है। तो कोई गैर अधिकारी है। लेकिन आप याद रखिए, छात्रों की बात, छात्र ट्रैक 2 के पार्ट नहीं होते। ट्रैक 2 में रहने वाले व्यक्ति को फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी पता होनी चाहिए, तभी वो ट्रैक 2 में शामिल होंगे, जिससे उनके बात करने के तरीके पता हो। और आपको पता है, अगर फॉरेन पॉलिसी में बेसिक बातें हमें पता नहीं है, आगरा शिखर वार्ता हो रही थी, पहली बार भारत सरकार ने सबक सीखा। आगरा शिखर वार्ता हो गई, तो आपको पता है हमारी मीडिया में ज्यादातर जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के एबीसी नहीं पता है। मैं तो देखता हूं, पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी पाकिस्तान के लोगों को बुला के जलील करता है कि भाई ये कौन सी डिप्लोमेसी है। आप याद रखो, डिप्लोमेसी में हमेशा मीठी मीठी बातें की जाती हैं, झगड़ा नहीं किया जाता। और हुआ क्या था, 2001 में आगरा शिखर वार्ता हो रही थी, 2002 में परवेज मुशर्रफ आए थे, हमने बुलाया था, और अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ के बीच पहली पहली वार्ता हुई। और परवेज मुशर्रफ फौजी आदमी, और तब तक इंडिया टीवी के तमाम ऐसे पत्रकार चले गए जो छुड़भैये लोग थे, और सीधा परवेज मुशर्रफ से पूछ लिया, सुनो परवेज, तुम आतंकवादियों क्यों भेजते हो? ये सब चीजें डिप्लोमेसी में नहीं पूछी जाती है, याद रखना मेरे बच्चों। डिप्लोमेसी के बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो एक तो आप गुस्सा नहीं हो सकते, पहला। इसलिए
अगर आगे बढ़ना हो तो जीवन में गुस्सा करना छोड़ देना मेरे बच्चों, ये जीवन का पहला फार्मूला है। यहां तो गुस्सा नाक पे बैठा हुआ है, खोद दो। अभी मैं गुस्सा, यहां गुस्सा कहां बैठा हुआ है? नाक पे। बात बात पे गुस्सा हो गए। अरे मान लो किसी ने मैसेज जवाब नहीं दिया तो अगली बार देगा वो। और यहां तो अच्छा, ये मेरा बच्चा जोश में आ रहा है अभी। तो अच्छा, अरे मेरे बच्चे ध्यान सुनो, पहले ध्यान सुनो। गैर सरकारी में, गैर सरकारी में कहा जाता है कि रिटायर्ड लोगों को भेजने से अच्छा है पत्रकार, प्रोफेसर, इनको भेजना ज्यादा जरूरी है। एक बार आप याद रखिएगा, एक कहावत है, एक बार अगर कोई जज हो गया तो जिंदगी भर जज ही रहता है वो। और एक बार जो आईपीएस हो गया वो सेना अधिकारी हो गया। सेना अधिकारी, आप देखो जनरल जीडी बख्शी आते थे, कई बार देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, जब वो डिबेट में आते थे तो उनकी मूछ 90 डिग्री पे खड़ी होती थी। और कई बार तो हमें लगता था कि ये टीवी से निकल के किसी को धो धा न दे ये। इसलिए आर्मी के हाथ में डिप्लोमेसी नहीं होती। तो कई बार कहा जाता है रिटायर्ड लोगों को मत भेजो। ये तो खुद ही रिटायर्ड, कभी रिटायर्ड होता है, मेंटली कभी रिटायर्ड नहीं होता। मुझे आज भी याद है, कभी मैं कश्मीर गया था तो वहां पे एक फौजी थे, रिटायर्ड थे, उनके साथ थोड़ा नाश्ता वास्ता करने का मौका मिला। अब वो उस इस कदर से इतने प्रोटोकॉल के साथ बैठे हुए थे कि ऐसा लगा कि अभी भी आर्मी में है। हमने कहा कि सर अभी भी आप ऐसे रहते हैं? उनका वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। लेकिन याद रखो, टीचर, पत्रकार स्वभाव से ही फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बावरे बच्चों से हमें डील करना पड़ता है। तो हम कठोर हो ही नहीं सकते, हमारा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है भाई। कहीं बच्चे मिल रहे हैं, कहीं कोई मिल रहा है, तो पत्रकार का और सामाजिक कार्यकर्ता कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि वो लोगों से जुड़ा होता है। अधिकारी का प्रोटोकॉल होता है, कौन गेट के अंदर आ गया, अपॉइंटमेंट लेकर आओ, यहाँ दरवाजा खोला है, जब मर्जी हो तब चले आओ, कौन सा अपॉइंटमेंट है। और यहाँ तो बच्चे कई बार गाड़ी में बैठते, सर 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 रुको रुको रुको, आ जाओ बैठ लो बैठ लो। टीचर पत्रकार के पास आम जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। तो लोग कहते हैं यार रिटायर्ड लोगों को मत भेजो, जो कभी सरकार में नहीं रहे उन्हीं को भेजो। और तीसरी बात है पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट। अगला उपाय क्या हो सकता है? इसमें किसको भेजा जा सकता है? छात्रों को, तीर्थयात्रियों को। इसमें डिप्लोमेसी की बात जरूरी नहीं है। छात्रों को, तीर्थयात्रियों को, फिल्म कर्मियों को। फिल्म कर्मी, तो इसमें, और कुल मिला के ये क्या है, इस समाज के बीच आपस में संबंध है। जब भाई लोग जुड़ेंगे, अभी तक हमने क्या मान रखा है, पाकिस्तान के लोग आतंकवादी होते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने क्या मान रखा है, भारत के लोग हमेशा विनाश कर देना चाहते हैं। अरे भाई मिलो तब तो बातचीत होगी। दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह बना रखा का अगला आदमी ऐसा है, मिले है ही नहीं कभी। इसलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट में क्या है, समाज आपस में मिले, राज्य सरकार का स्वभाव तो बदल ही जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, लास्ट में है, याद रखिएगा। ये सब तरीके क्या अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ प्रयोग में लाए जाएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि वहां ट्रैक वन बड़ी आसानी से चल रहा है। ये सब तरीका कहाँ लाया जाएगा, या तो चाइना या पाकिस्तान, जहां संबंध प्रतिकूल होंगे वहां। बल्कि चाइना के साथ अच्छी बात यह है कि ट्रैक वन भी चलता रहता है, चाइना के साथ कभी ट्रैक वन बंद नहीं होता। पाकिस्तान के साथ तो ट्रैक वन ही बंद हो जाता है। अब अंतिम है,
विश्वास निर्माण के उपाय, CBM। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो CBM नाम से ही दिख रहा है, पर्पज क्या होता है? अविश्वास दूर करना। ये कोई समझौता करना पर्पज नहीं होता। पर्पज क्या होता है? अविश्वास दूर करना। जिसे कहते हैं ट्रस्ट डिफिसिट को दूर करना, मिसट्रस्ट को दूर करना। यही संबंधों की खराबी का मूल कारण क्या है? मिसट्रस्ट। संबंध खराबी का मूल कारण क्या? ट्रस्ट डिफिसिट। पर्पज ये है। और विश्वास कैसे बनाया जाए? पहला होता है सैन्य तरीका। सैन्य तरीका भी होता है CBM का। तो सैन्य तरीका क्या है CBM का? युद्ध विराम का समझौता, दूसरा फ्लैग मीटिंग, युद्ध विराम का समझौता, फ्लैग मीटिंग, DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच वार्ता, के बीच संपर्क। ये सैन्य तरीका है। गैर सैन्य क्या है? बस यात्रा का आरंभ, बस यात्रा, रेल यात्रा, व्यापार, खेल, ये सब सारे तरीके माने जाते हैं गैर सैन्य। बस यात्रा, रेल यात्रा, व्यापार, खेल, फिल्म, कलाकार। फिल्म, कलाकारों के आदान प्रदान, ये सब तरीके क्या है? गैर सैनिक CBM या सामान्य CBM। इसका मतलब है क्योंकि जब लोग मिलते हैं संबंध ठीक होते हैं, अविश्वास कम से कम होते हैं। क्योंकि मूल समस्या क्या होती है? मिसपरसेप्शन की। मूल समस्या क्या होती है? हमें लगता है कि अगला आदमी दुश्मन है, लेकिन हमने कभी बातचीत की ही नहीं। तो संवाद से, कम्युनिकेशन से मामले हल होते हैं। और एक बार विश्वास बनेगा, याद रखिए, CBM कश्मीर हल करने के लिए नहीं होता। कश्मीर, सरक्रीक, सियाचिन, इन पे हल करने के बाद छोड़ दीजिए। आपको सरक्रीक, सियाचिन, इसको हल करने की बात नहीं है। आपको क्या करना है? पहले विश्वास बनाए रखना है, उससे तो बाद में हल होगा। तो लास्ट में 2-3 ले, बस लास्ट में एक बात लिख लीजिए। लास्ट हेडिंग लिखिए क्या? अच्छा, फ्लैग मीटिंग क्या है? युद्ध विराम। भाई देखिए, हो सकता है कि सीमा का विवाद बाद में हो जाए, हल हो जाए, लेकिन गोलाबारी तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब सीमा पर गोलाबारी होगी तो बाद में मध्य भारत में किसी फौजी का शव आएगा। अब किसी भारत के मेन लैंड में कोई फौजी का शव आएगा तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगेंगे वहां पे, मीडिया उसको हाईलाइट करेगी। तो आप याद रखिए कि सेना बड़ी सेंसिटिव जगहों पे तैनाती होती है। कई बार बिलावजह क्रॉस फायरिंग हो जाती है। सेना फिर कई बार ऐसी क्रॉस फायरिंग हो जाए इसका कोई कारण नहीं होता। मान लो कि एक जगह के एक तरफ का फौजी है, उसको कोई खुशी के समाचार आए, वो झूम के नाचने लगा, दूसरा फौजी ने देखा हमें चिढ़ा रहा है, क्योंकि वार्ता का रास्ता तो है नहीं, किलोमीटर की दूरी है, और उसने तुरंत गोली चला दी कि हमारे ऊपर हंस रहा है। ऐसा होता नहीं। और फ्लैग मीटिंग का मतलब है, मान लीजिए कभी सेना पर कोई तनाव है तो दोनों देशों के अधिकारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं। ये फ्लैग मीटिंग क्या है? दोनों देशों के अधिकारियों के बीच की मुलाकात। इसलिए मेरे बच्चों, कभी भी किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अरे अब फिर आप कहेंगे जब दोनों देशों के बीच की मुलाकात ही है तो फ्लैग मीटिंग क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जहां ये मिलते हैं वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा टंगा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति का झंडा लगा होता है कि आपस में वार्ता से, समाधान से हर चीजों का समाधान संभव है। टकराने से बात नहीं बनती। इसी कहते हैं फ्लैग मीटिंग।
और डीजीएमओ दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में संपर्क सूचना। अगर मान लीजिए कोई गलती से भारत का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एयर स्पेस में चला गया तो बता दिया ना कि ऐसे ऐसे कारण थे। और मान लो कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बांग्लादेश से जो घुसपैठी इधर आने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ हम रबर बुलेट का प्रयोग करते हैं, ये है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब उनके गोली का प्रयोग मारिए मत, आपका पर्पस उनको भगाना है। 2 लाइन लिख लीजिए बस लास्ट में। हेडिंग नहीं है, बस जो विश्वास निर्माण लिखा उसे में लिख लीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन दोनों के साथ, भारत पाकिस्तान भारत चीन दोनों के साथ संबंध सामान्य करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों के साथ संबंध सामान्य करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विवादों को हल करने से पहले विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। विवादों को हल करने से पहले विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। और इसके बाद ही सियाचिन सरक्रीक जैसे विवादों का समाधान हो सकता है। इसके बाद ही सियाचिन सरक्रीक जैसे विवादों का समाधान हो सकता है। अब एक बात पाकिस्तान में बची हुई, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना में देख सकते हैं, पाकिस्तान दोनों में देख सकते हैं, लेकिन अगली क्लास में।